हमारे पास में पहला प्रश्न था कि ₹72 यानी कि 72 रुपया प्रति दर्जन। प्रति मतलब आपके पास में एक होता है, तो एक दर्जन जो आपके पास में है उसका मूल्य आपके पास में 72 रुपया है। तो इसकी दर से यानी कि 72 रुपया प्रति दर्जन की दर से, यानी कि एक दर्जन की जो कीमत है वो 72 रुपया है, तो 8 कॉपियों का मूल्य आपको बताना है। तो देखिए, जब इस तरीके के प्रश्न आपके पास में है, ये आपके पास में एक एक नियम कहलाता है। एक एक नियम, और जिसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको एक ज्यादा मात्रा में किसी चीज की कॉस्ट दी होगी, किसी का मूल्य दिया होगा, तो उसमें आपके पास में क्या होगा कि आपने उससे कम या फिर उससे ज्यादा का मूल्य आपको निकालना होगा। तो आप क्या करते हैं, जो ज्यादा कीमत वाला दिया है उसका आप कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, और फिर एक के लिए आप निकालते हैं। यूनिटरी मतलब होता है एक एक, मतलब होता है एक की कीमत जब आप निकालते हैं तो उसके बाद जो है फिर आप उस तक पहुंचते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे प्रति दर्जन मतलब हमारे पास में होता है एक दर्जन, मतलब एक दर्जन का मतलब हो गया आपके पास में 12। और जब 12 में लिखता हूँ तो ये क्या आपके पास में, तो इसको हम काउंट करते हैं नग में। नग मतलब होता है कि आप हर एक चीज को जब काउंट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो हमने कहा एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो हम उन केलों को जो गिन रहे हैं उनकी क्वांटिटी, तो वो 12 नग कहलाते हैं, 12 केले। एक केला हमारा एक नग को जो है प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास में हो गया एक दर्जन बराबर 12 नग। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमने ये लिखा कि एक दर्जन यानी कि 12 कॉपियों का मूल्य, 12 कॉपियों का मूल्य बराबर ₹72। उम्मीद है आपने इसी तरीके से किया होगा। और इसलिए एक कॉपी का मूल्य अगली लाइन में एक कॉपी का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 12 कॉपियों का मूल्य दे रखा है। तो यूनिटरी मेथड है, एक कॉपी का मूल्य आपको निकालना है। तो एक कॉपी का मूल्य बराबर, ये आपके पास में हो गया 72/12, यानी कि जो 12 कॉपियों का मूल्य था उसका बट्टे आपने 12 कर देना है। अब उसके बाद उसने कहा कि 8 कॉपियों का मूल्य क्या होगा, तो इसलिए 8 कॉपियों का मूल्य, तो ये बराबर आपके पास में क्या होगा, देखो एक कॉपी का मूल्य 72/12 है, तो 8 कॉपियों का मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां हम जब काटते हैं तो 12 एकम 12 और 12 छक्का 72 आपके पास में हो गया। और 6 को जब 8 से आपने गुणा कर दिया तो 8 छक 48। तो 48 रुपया आपके पास में क्या हो गया, 8 कॉपियों का मूल्य आ गया। उम्मीद है सभी ने किया होगा। दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन है 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच, यानी कि इन नंबर्स को हमने छोड़ देना है, के बीच की अभाज्य संख्या हमने लिखनी है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास में हमें मालूम है कि सर वे 31 संख्या और है 37। जिसमें वे संख्या है जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जा सकता है, वे संख्याएं हमारे पास में अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसको कहीं कहीं पर रूढ़ी संख्याएं नाम भी दिया जाता है। रूढ़ी रूढ़ी संख्या भी इसको नाम कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ी। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर्स। ओके, बात करते हैं 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में हमारे पास में एक नंबर 31 है। 31 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक का और 31 का खुद का भाग जाता है। एक गुणा 31 में इसको लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद जब अगली संख्या में आता हूँ तो देखिए 32 का हमारे पास में क्या है, इकाई का अंक 2 है, यानी कि 2 का भाग जा रहा है। एक का भाग तो जा ही रहा है, 32 का भाग जा ही रहा है, 2 का भाग जा रहा है, यानी कि हमारे पास में देखो क्या हो रहा है, 32 में एक का भाग जा रहा है और 32 का भाग जा रहा है। उसके अलावा भी इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में यूनिट प्लेस में 2 है। तो अगर नंबर्स के 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि एक है, दो है, 32 है, यानी कि दो से अधिक हो गए, तो हमारे पास में ऐसी संख्याएं फिर क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये तो संख्या। अब हमारे पास में 32 इसके पास में नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 33 की। तो 33 में देखिए हमारे पास में क्या होता है कि 3 3 6, इन दोनों का योग करो तो यानी कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, एक का भाग तो जाएगा ही, 33 का जाएगा। हमारे पास में अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि उसमें एक का और स्वयं अपने आप का भाग जाना चाहिए।
उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास में 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 33 नहीं है। फिर हम जब बात करते हैं 34 की, 34 में देखिए इकाई का अंक हमारे पास में 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, तो इसलिए 34 भी नहीं है। और फिर हम बात करते हैं इसमें 35 की, तो 35 में हमारे पास में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, यानी कि 1। और 35 के अलावा इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, तो इसलिए ये भी आपके पास में भाज्य संख्या कहलाएगी। फिर आपके पास में जब बात करते हैं हमारे पास में 36, तो 36 में आपके पास में इकाई में 6 है, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, तो इसलिए ये भी आपके पास में अभाज्य संख्या नहीं है। और फिर बात करते हैं हम 37 की, तो देखिए यहाँ 37 में हमारे पास में भाग नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है 7 और 3 10, और 37 में केवल 1 और 37 का ही भाग जाएगा। तो 31 से लेके 40 तक की, जब 30 से लेके 40 तक की हम जब बात करते हैं, तो हमारे पास में दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 31 और 37, और इन दो संख्याओं का योग बताने के लिए कह रहा है, तो 7 और 1 8, 3 और 3 6, 68। उम्मीद है सभी का यही रिजल्ट आया होगा। और अगले क्वेश्चन पे मैं जब बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 3.34 3.34 धन 2.10, और ये पांडे जी भाग का चिन्ह है या धन का चिन्ह है? आई थिंक भाग का चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह मतलब क्या है कि इनको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 2.14 में 10 में हम 4 का भाग दे देंगे। भाग दे के जो आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 3.34 में जोड़ देंगे। तो अब देखिए हम 4 का भाग जो है 2.10 में दे रहे हैं, तो हमारे पास में देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो ये 4 2 जो है 4 से छोटा है, तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। 4 शून्यम शून्य। अब यहाँ से हमने घटा दिया, तो 2 हमारे पास में आ गया। अब यहाँ दशमलव लगा दी, तो फिर नीचे 1 उतर गया, और 4 पंजे 20 आपके पास में हो गया। और जब 21 में से 20 आपने घटाया, तो घटाने के बाद आपके पास में 1 आ गया, और फिर यहाँ से आपने जो है 0 को उतार दिया इधर, और 4 दूना 8 आपके पास में हो गया। और 10 में से जब आपने 8 घटाया, तो आपके पास में 2 मिला, और 2 में भाग नहीं जाता है, पॉइंट आपके पास में लगा है, 0 लगा है, तो 4 पंजे 20, यानी कि आपके पास में ये आ गया 0.525। तो 0.525 को आपने 3.34 में जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ने में देखिए इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, तो आपने 0 बढ़ा दिया, 5 में 0 ऐड किया तो 5, 4 में 2 जोड़ा 6, 5 में 3 जोड़ा आपने 8 आपके पास में हो गया, और 3 में 0 जोड़ा 3, तो आपके पास में जो उत्तर आया होगा 3.865। उम्मीद है यही रिजल्ट सभी का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, दो खंभों के बीच की दूरी दे रखी है 10 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो एक खंभे के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे 10/2, 10/2 मीटर, और इसलिए 4 खंभों के बीच की दूरी हो जाएगी 10/2 गुणा 4। तो हमारे पास में ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 10 से 2 को गुणा कर देंगे, तो 10 दूनी 20 मीटर। तो उम्मीद है सभी का यही रिजल्ट आया होगा। अगले क्वेश्चन पे जब मैं बात करूं, तो इसे देखिएगा, हमारे पास में करली ब्रैकेट जो मझला कोष्टक है, मझला कोष्टक के अंदर है 5 धन 5 धन 5 ऋण 5। तो यहाँ पे इसको हमने हल करना है कोष्टक का, यहाँ पे प्रयोग करके हमारे पास में देखिए कोष्टक वाले को हम पहले हल करेंगे। तो हमारे पास में देखिए जो भागु जोग नियम होता है, भागु जोग नियम के अनुसार पहले जोड़ आ गया, फिर इसमें केवल चिन्ह भाग और गुणा के हटा के जोड़ और घटाव के चिन्ह है। तो सबसे पहले जोड़ और उसके बाद फिर घटाना। तो जोड़ करते हैं, तो हमारे पास में देखिए जोड़ वाले कितने हैं, 1 5 2 5 और 3 5। इन 3 5 को जोड़ा तो हमारे पास में 15 आ गया, ऋण 5, करली ब्रैकेट बंद हो गया हमारे पास में, और यहाँ हमारे पास में भागा 5 है। 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 हमारे पास में आ गया, ब्रैकेट खुल जाएगा, क्योंकि एक संख्या अकेले जो है ब्रैकेट के अंदर में नहीं होती है। तो हमने ब्रैकेट से हमने बाहर ले लिया, और 10 भागा 5 हो गया, तो 5 का भाग 10 में दे दिया, तो 5 दूना 10। उम्मीद है सभी का यही रिजल्ट आया होगा। इसका रिजल्ट आपके पास में 2 होगा। ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं इस तरीके के। 12.5 गुणा 125, 12.5 गुणा 25। देखिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है। हमारे पास में ये एक 8 है,
और ये एक 12.5। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, 12.5 हमारे पास में एक इन दोनों में कॉमन आता है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ और एक कोष्टक लगा लेता हूँ। तो देखिए, मैंने जब पहला ब्रैकेट लिया तो पहले ब्रैकेट से मैंने 12.5 ले लिया। तो अब मेरे पास में क्या संख्या बची? 125। तो मैंने ये लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए मेरे पास में चिन्ह बचा माइनस का। 12.5 जो है ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया है। और अब मेरे पास में दूसरे ब्रैकेट से क्या बचा? 25। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। और 12.5 और अंदर आपके पास में जो ब्रैकेट में बचा 125 में से जब 25 को आपने घटा दिया तो आपके पास में बचा 100। तो अब यहाँ पे गुणा करना आपके पास में आसान हो गया कि आपने 12.5 को 100 से गुणा कर देना है। तो देखिए, गुणा करने का भी एक बहुत ही मजेदार तरीका ये है कि जब शून्य शून्य वाली आपके पास में संख्याएं होती हैं, तो जब हम भाग करते थे तो दशमलव अपने स्थान से जो है बाईं ओर को खिसक जाता था, उतने अंक खिसक जाता था जितने जीरो होते हैं। अब लेकिन यहां गुणा हो रहा है आपके पास में, तो गुणा होते समय क्या होगा कि दशमलव जो है अपने स्थान से दाईं ओर को खिसक जाएगा। और कितने अंक खिसकेगा? जितने इसमें जीरो है। और अगर आपके पास में उतने अंक नहीं बन रहे हैं तो आप जीरो लगा के अंकों को बना सकते हैं। देखिए, 12.5 था तो 2 अंक उधर खिसकेगा। तो हमने 125 तो लिख दिया इसको इस तरीके से। अब दशमलव था इस स्थान पे आपके पास में, 2 जीरो हमने इसमें बढ़ा रखे थे क्योंकि 100 से हमने गुणा किया। तो दशमलव जो है आपके पास में 2 स्थान उधर खिसक जाएगा, तो 1 और 2, यानी कि दशमलव की स्थिति कहां हो जाएगी? यहाँ पे। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 1250.0। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जब भी हमको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हमने उसको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि क्या इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है। और कॉमन आने के बाद में उसको ले लिया और उसके साथ में जो दूसरी चीज बची थी उसको ब्रैकेट के अंदर में रखा। और जो अगले ब्रैकेट वाले अगले साइन के बाद में जो अगली चीज थी उसको ब्रैकेट के अंदर में रखा। और उनका सम है या एडिशन है, यानी जोड़ है या घटाना है, जो भी चीज है उसको करना है। और वो अधिकांश आपके पास में 10, 100, 1000 इस तरीके की क्वांटिटी बन के आएगी, ताकि आपके लिए जो है गुणनफल बहुत ही आसान हो जाए। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। सोनू रात को 8:35 पर सोता है। देखिए, हमारे पास में ये घड़ी है और 12 बजा, यहाँ पे 6 बज गया, यहाँ 3 बज गया, यहाँ पर 9 बज गया। तो 1, 2 इनके बीच में हो गया, 4, 5 यहाँ हो गया, 7, 8 यहाँ हो गया, और 9, 10, 11 यहाँ हो गया। अब उसने कहा 8:35 पे सोया। तो जब भी हम घड़ी पे टाइम देखते हैं तो हमारा जो टाइम होता है 9 जब बजते हैं तो 9:60 नहीं होता कभी। जब 9 हमारे पास में बजता है तो हम इसको लिखते हैं 9:00। ठीक है। और जब हमारे पास में, क्योंकि जब हम चलते हैं हमने कहा कि 8 बजकर हमारे पास में 59 होता है। तो फिर उसके बाद 8 बजकर 60 नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ये 60 होता है तो यहाँ एक ऐड हो जाता है। 59 हुआ, 59 के बाद जैसे ही ये 60 होगा तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा और ये चीज हो जाएगी 00। तो 8 में एक जुड़ जाएगा तो 9, और यहाँ हो जाएगा 00, यानी कि 9 बजे। ठीक है। तो 12 बजे का जो समय है उसको मैं क्या लिख देता हूं? 11:60 लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करनी है, मेरे को गुणा भाग करना है। ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा इसमें। मेरे पास में उसने ये कहा कि सोनू रात को 8:35 पर सोया। सोनू रात को 8:35 पर सोता है। तो हमने ये देखना है कि 8:35 से 12 बजे तक का समय कितना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 8:35 का मतलब है छोटी सुई 8 और यहाँ बड़ी सुई जो है 7 के पास में। ये 8:35 का, 8 से थोड़ा सा सुई जो है आगे की ओर को होगी। ठीक है। ये 8:35 का आपका समय हो गया। तो अब आपको दिखाना है सुबह के 4:48 तक। तो आप क्या करेंगे? ये 1, 2, 3, 4 ये तो आपके पास में 1, 2, 3 में ही काउंट हो रहे हैं। अब यहां से लेके यहां तक का जो समय आपने लेना है 12 बजे तक का,
तो उसको क्या करेंगे आप, 12 बजे तक के समय को आप क्या लिख देंगे, जो 12 बजता है इसको हम अपने कैलकुलेशन के लिए क्या लिख देंगे, 11 बजकर 60 मिनट। 11 बजकर 60 मिनट का मतलब आपके पास में क्या है, 12 बजे। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 8:35 पर सोता है तो 8:35 को हम घटा देंगे, 8:35 को हम घटा देंगे। तो देखिए घटाने का तरीका हमारा सेम वही है जिस तरीके से हम घटाते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 रहा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ आपके पास बचकर आ गया, और यहाँ 11 रहा, 11 में से 8 गया आपके पास में 3। तो यानी कि रात को 8:35 से 12 बजे तक का जो समय है वो 3 घंटा 25 मिनट का है। 3 घंटा 25 मिनट में आप सुबह 4:48 पर उठता है तो इसको आप ऐड कर दीजिए। 4:48 पर वो उठता है तो उसको आपने क्या करना है, 4:25 जो आपके पास में 8:35 से 12 बजे तक का समय था उसमें आपने घटा दिया, 11:60 में से 8:35, तो 3:25 आ गया, और इसमें आपने 4:48 को आपने जोड़ दिया। तो जब जोड़ते हैं तो आपके पास में क्या आता है, 8 में 5 जोड़ा 13 है, कि 3 हासिल रहा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 4 और 3 7, यानी 7:73। अब जो 73 आपके पास में है, 73 जब आपके पास में है, ये आपके पास में मिनट्स को दिखा रहा है। अब मिनट आपने दिखाया तो मिनट आपके पास जैसे 60 होता है हमने कहा था, तो वो घंटे में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 00 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 60 से 73 कितना ज्यादा है, 73 में से जब 60 को आप घटाते हैं तो 3 आपके पास में आया, 7 में से 6 गया 1, यानी कि यहां से आपने क्या किया, 60 मिनट तो दे दिए इधर 7 को, तो 60 मिनट यहाँ दिए तो 1 घंटा बन गया, तो 7 में 1 जोड़ दिया, 8 आपके पास में हो गया, और यहाँ बच गया आपके पास में कितना, 13 है। तो 8 घंटा 13 मिनट, 8 घंटा 13 मिनट वो बच्चा सोया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको यस सर। करना है। और 8वां क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास में रखा हुआ है। देखिए 6, 6 के बाद 19 आपके पास में है, 19 के बाद 58 आपके पास में है, 58 के बाद 175 आपके पास में है, 175 के बाद अगली संख्या क्या आएगी ये आपने निकालनी है, और उसके बाद अगली संख्या आपको दे रखी है 1579। तो देखिए किस तरीके से इसको करना है, इसमें एक लॉजिक आपके पास में लग रहा है कि अगर आप 6 को 3 से गुणा करें और उसमें 1 जोड़ दें, तो 6×3 = 18 और 1 19, ये आपके पास में आ जा रहा है। फिर अगले स्टेप में बढ़े, 19 को आपने 3 से गुणा कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो 19×3 = 57 और 1 जोड़ के आपके पास में 58 आ गया, तो ये सीरीज आपके पास में बन गई। अब 58 को आपने 3 से गुणा कर दिया और उसमें फिर 1 आपने जोड़ा, तो 58 को 3 से गुणा करके आपके पास में हो गया 3×8 = 24, और 3×5 = 15, 16 17, और 174 में आपने 1 जोड़ दिया, तो ये आपके पास में आ गया 175। इसी तरीके से अगले स्टेप में जब हम आते हैं तो 175 को आपने 3 से मल्टीपल करना है, प्लस 1 कर देना है, तो 3×5 = 15 है, और 3×7 = 21, और 1 22 की 2 हासिल रहा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 525 प्लस 1, तो ये आपके पास में आ गया 526। अब 526 यहाँ पे आपके पास में वो संख्या होगी जहां डैश डैश कर रखा है, और ये चेक करना है कि भैया ये 526 सही है या नहीं। तो 526 को आपने 3 से गुणा कर देना है और उसमें 1 आपने ऐड कर देना है। तो देखिए 3 छक 18 की 8 हासिल रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 पंजे 15, 1578, इसमें 1 आपने जोड़ दिया, तो 8 और 1 9 आपके पास में हो गया, तो 1579, तो 1579। तो ये आपके पास में ये बन रहा है कि इस नंबर पे 3 से गुणा करना है, उसमें 1 आपने जोड़ देना है, अगले नंबर पे भी 3 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है, तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जहां पे आपने जो रिक्त स्थान आपके पास में है वहां पे आ जाएगा 526। उम्मीद है आप सभी का यही रिजल्ट आया होगा। बात करते हैं यस सर। पूरक कोण की। पूरक कोण, सर पूरक कोण, इसको हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपके पास में क्या होता है, देखिए ये हमारे पास में कितने अंश का है कोण है, सर समकोण 90 अंश का। सब समकोण है 90 अंश का। तो हम ये कहते 90 हैं कि डिग्री। जब जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है,
जब दो कोणों का योग, कोणों का योग 90 अंश होता है Yes. तो वे कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में पूरक कोण की परिभाषा पूछी थी, तो ये पूरक कोण की परिभाषा हो गई कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे आप एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अगर यहीं पे दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक समपूरक कोण कहलाते हैं, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। और इसमें एक क्वेश्चन आपके पास में ये भी बन सकता है कि 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण बताइए। 140। 40 अंश का पूरक कोण आपको बताना है तो 90 में से आपने 40 को घटा देना है, घटाने के बाद में आपके पास में 50 आ गया, तो 40 और 50 का योग 90 अंश होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। 40 का पूरक कोण 50, 50 का पूरक कोण 40। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग आपके पास में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि 45 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, तो अब आपको मालूम है संपूरक किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो 180 में से आपने 45 को घटा देना है, तो 5 और 5 10, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 135 अंश। 135 और 45 को जब आप जोड़ते हैं तो 180 आपको मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 45 का संपूरक कोण 135 और 135 का संपूरक कोण 45। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए समकोण 1/3 गुणा समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, और धन 2/5 गुणा सरल कोण, सरल कोण मतलब 180 अंश। तो अब देखिए ये मेरे पास में क्या बन गया, 1/3 गुणा 90 धन 2/5 गुणा सरल कोण हो गया 180 अंश का। तो यहाँ देखिए पहले मैं केवल यहाँ पे हल कर देता हूँ, 3 एकम 3 और ये जो कटेगा 30 या 90, 30 बार कट गया। और यहाँ जब मैं काटूंगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, ये हमारे पास में आ गया। तो यहाँ जब गुणा किया तो 30 से 1 को गुणा किया तो 30 एकम 30 बट्टे 1 है, तो रिजल्ट आपके पास में 30 आएगा। धन 36 दूना आपके पास में 72 बट्टे 1 हो गया, और बट्टे में अगर 1 है तो उसका रिजल्ट आपके पास में 72 ही आना है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 2 और 0 2 हो गया, और 7 और 3 10, यानी कि इसका रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा, 102। उम्मीद है आप सभी के यही रिजल्ट आए होंगे। और यस मैं सर। निवेदन करूंगा श्री पांडे जी से कि आप आगे की कार्रवाई को करेंगे। ओवर टू